नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए व्योमकेश और भरत बाबू कहानी का द्वितीय अध्याय। लेखक सरदेंदु बंदोपाध्याय। अब तक आपने जाना कि शशांक बाबू ने व्योमकेश के साथ बैकुंठ बाबू की हत्या तथा आत्मा के बारे में की पूरी कहानी उनको बताई। अब उन्होंने शैलेन बाबू, जो कि भूत प्रेत विशेषज्ञ हैं, उनसे उनका परिचय करवाते हैं। अब सुनिए आगे। प्रारंभिक परिचय के बाद दोनों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। भरत बाबू नाटेकत के गोलमटल और गोरी त्वचा वाले इंसान थे, जो हमेशा अपनी दाढ़ी मूंछ साफ रखते थे। लोग तो उन्हें ताज़ा आलू भी कहते थे। उनके साथी शैलेन बाबू ठीक उनके विपरीत, लंबे पतले, परंतु उन्हें मरियल नहीं कहा जा सकता। हमारी बातचीत के दौरान उनके बारे में और भी कई बातें सामने आई। भरत बाबू वहाँ के स्थानीय निवासी थे और अपना खर्च, विरासत में मिली संपत्ति और कुछ मकानों से किराए के रूप में होने वाली आमदनी से चलाते थे और खाली समय में चटकारे लेकर भूत प्रेतों की अलौकिक कहानियाँ भी सुनाया करते थे। शैलेन बाबू एक अमीर आदमी थे जो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने मुंगेर आए थे, परंतु यहाँ का वातावरण उन्हें शारीरिक रूप से इतना लाभप्रद लगा कि अब इन्होंने यहाँ एक मकान खरीदकर स्थायी रूप से बसने का निर्णय लिया। दोनों की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं थी। हमने उन्हें भी अपना परिचय दिया, लेकिन पता चला कि उन्होंने तो कभी व्योमकेश का नाम ही नहीं सुना। ऐसी थी इनकी प्रसिद्धि। बात चाहे जो भी हो, परिचय हो जाने के बाद भरत बाबू ने कहा, आप कंजूस बैकुंठ दास की कहानी सुन रहे थे? क्यों, ऐसा ही है ना? त्रासदी घटना, एक अस्वाभाविक मौत। मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक गया में उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, तब तक उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। व्योमकेश द्रवित हुए। क्या आपको आत्माओं एवं उनके मृत्यु उपरांत जीवन में विश्वास नहीं है? भरत बाबू ने उनकी ओर तीखी निगाहों से देखते हुए पूछा। मुझे तो किसी में भी विश्वास नहीं है, व्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। वे मेरी गणना से बाहर हैं। बेशक आप उन्हें अपनी गणनाओं से बाहर रख सकते हैं, परंतु वे बाहर होने से इनकार कर देती हैं। भरत बाबू ने अनुक्रिया की। यही तो समस्या की जड़ है। आप भी भूतों और आत्माओं पर विश्वास नहीं करते थे। शैलेन बाबू, आप उन्हें झूठा कहकर उन पर हंसते थे, लेकिन अब यदि मैं यह कहूँ कि अब मैं उन पर आंख बंद करके विश्वास करता हूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भरत बाबू के साथी ने कहा। वास्तव में व्योमकेश बाबू, किसी समय मैं भी आपकी ही तरह था। मैं भूतों के बारे में कभी चिंतित नहीं होता था, लेकिन यहाँ भरत बाबू से परिचय होने के बाद हम इस बारे में जितनी अधिक चर्चा करते हैं, उतना ही अधिक मेरा विश्वास बढ़ता जाता है। मैं मानने लगा हूँ कि इस दुनिया में आत्माओं पर कोई विचार किए बिना जीवित रहना कमोबेश असंभव है। मैं नहीं जानता, व्योमकेश ने उत्तर दिया। हम अपनी बात करें तो कह सकते हैं कि उनकी चर्चा किए बिना भी हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, और इसके अलावा लोगों की ज़िंदगी वैसे भी जटिल होती जा रही है, और उसमें एक मुसीबत यह भी जोड़ दें, इन सब के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। शशांक बाबू ने हस्तक्षेप किया। भरत बाबू, आप व्योमकेश बाबू को बैकुंठ बाबू की भूत वाली कहानी क्यों नहीं सुनाते? हाँ, यह एक उत्तम विचार है, व्योमकेश ने कहा। सिद्धांत की अपेक्षा कहानियां अधिक मनोरंजक होती हैं। भरत बाबू के चेहरे पर संतोष की चमक आ गई। दुनिया में अनेक ऐसे लोग हैं जो कहानियां सुनाना चाहते हैं, लेकिन उनमें से सभी इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि उन्हें ऐसे सुधी श्रोता मिले। अधिकतर लोग अविश्वासी होते हैं जो खामियां निकालने में माहिर होते हैं। उनका ध्यान कहानी सुनने पर कम, लेकिन बहस करने में अधिक होता है। इसलिए जब भरत बाबू ने व्योमकेश को यह कहते सुना कि वे सिद्धांतों की बजाय कहानियों पर अधिक विश्वास करते हैं, तो उनका चेहरा खिल उठा, और मैंने महसूस किया कि उन्हें कभी ऐसा सौम्य एवं धीर श्रोता शायद कभी पहले नहीं मिला था। हर एक आदमी की एक ही तरह की कहानियाँ नहीं कहता। भरत बाबू की शैली अत्यंत रोचक थी। वह कहानी के अंतिम सिरे की ओर नहीं भागते थे। उनकी कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती थी। उनके वर्णन में घटनाओं की भरमार नहीं होती थी, लेकिन कहानियों में घटनाओं की इतनी प्रवीणता से पिरोया जाता था कि श्रोता अक्सर उनमें डूब जाते थे। उनके चेहरे और उनकी आंखों का हाव भाव
इतनी पूर्णता से कहानी के साथ चलता था कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते। आपने बैकुंठ बाबू की मृत्यु के बारे में सुना है? उनकी अकाल मौत हुई थी। उन्हें अपने पश्च जीवन की तैयारी करने का कोई अवसर ही नहीं मिला। और हमारा विश्वास है कि जब कोई आत्मा इस तरह अप्रत्याशित तौर पर शरीर से अलग होती है तो शरीर के साथ उसका लगाव समाप्त नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, वह यह विश्वास नहीं कर पाती कि अब वह उस शरीरधारी से अलग हो चुकी है। अन्य मामलों में यदि उसे यह विश्वास हो भी जाए तो भी वह उस शरीर से इस भौतिक जगत में अपना लगाव समाप्त नहीं कर पाती है। वह लगातार उन स्थानों पर भटकती रहती है जिनसे वह जीवित अवस्था में परिचित थी। मैं आपको इन सिद्धांतों पर विश्वास करने का आग्रह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कहानी मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूँ उसे किसी अन्य तरीके से संतोषजनक रूप से वर्णित नहीं किया जा सकता। इन घटनाओं की सत्यता किसी प्रश्न से परे है। मुझे कहानियों को रोचक तरीके से कहने में प्रतिष्ठा प्राप्त है, लेकिन इस मामले में अत्यंत अविश्वासी व्यक्ति भी यह मानने पर विवश हो जाएगा कि मेरी कहानी में अतिशयोक्ति का लेश मात्र भी नहीं। क्या आप सहमत हैं शैलेंद्र बाबू? जी हाँ, शैलेंद्र बाबू ने पुष्टि की। यद्यपि अमूल्य बाबू के पास भी उसे स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था कि उनके द्वारा वर्णित घटनाएं बनावटी नहीं थी। इसलिए भरत बाबू ने अपनी बात आगे बढ़ाई। कारण चाहे जो भी हो, परंतु ये घटनाएं किसी संदेह से परे हैं। बैकुंठ बाबू की मृत्यु के बाद उनका घर कुछ सप्ताह तक पुलिस के नियंत्रण में रहा। इस बीच ताराशंकर बाबू ने बैकुंठ बाबू की बेटी को अपने घर में रखा। मैं नहीं कह सकता कि क्या इस अवधि के दौरान कोई घटना हुई अथवा नहीं, क्योंकि उस दौरान 2 सिपाहियों को उनके मकान की निगरानी करने के लिए तैनात किया गया, जो संभवतः शराब के नशे में सारी रात मस्ती की नींद लेते थे, और वे इस स्थिति में होते ही नहीं थे कि वे किसी भूत अथवा आत्मा के आगमन पर ध्यान दें। बहरहाल वहां से पुलिस के चले जाने के बाद उस मकान में एक नए किराएदार आए। उनका नाम कैलाश चंद्र मलिक था। अत्यंत बीमार और बूढ़े, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए मुंगेर आए थे और बिना किसी पूछताछ के उन्होंने किले के अंदर पहला उपलब्ध मकान किराए पर ले लिया। मकान मालिक ने उन्हें यह बात नहीं बताई कि उस मकान में पहले एक हत्या हो चुकी थी। कुछ दिन निर्विघ्न रूप से बीत गए। कैलाश बाबू ने पहली मंजिल के उसी एकाकी कमरे में कब्जा जमा लिया जिसमें बैकुंठ बाबू की हत्या हुई थी। उनके नौकर और रसोइया नीचे भूतल पर रहते थे। एक ग्रामीण जमींदार कैलाश बाबू पर्याप्त रूप से काफ़ी अमीर आदमी थे। उनका अपने एकमात्र पुत्र से विवाद चल रहा था और उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए जलवायु परिवर्तन की इस यात्रा में वह पूरी तरह अपने नौकर और रसोइये पर निर्भर थे। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भूत प्रकट हुआ। जैसे ही कैलाश बाबू अपनी गोलियां खाकर लगभग 9 बजे सोने की तैयारी करने लगे, उनकी नज़रें खिड़की की ओर गई। चूंकि गर्मी होने के कारण खिड़की खुली हुई थी, उन्होंने खिड़की पर एक भयानक चेहरे को अपनी ओर घूरते देखा। अचानक उनकी चीख निकल गई, जिसे सुनकर उनका नौकर और रसोइया भागकर ऊपर आए, लेकिन तब तक वह चेहरा गायब हो चुका था। वही घटना 2 अन्य रातों को भी दोहराई गई। पहली घटना को कैलाश बाबू का मतिभ्रम मानकर हरेक ने उसे खारिज करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी घटना के बाद वे अधिक बहस करने पर उतारू नहीं हुए। खबर फैल गई। यद्यपि हमारा कैलाश बाबू से कोई परिचय नहीं था, फिर भी वह खबर मेरे पास तक पहुंची थी। भूतों और आत्माओं को लेकर मेरे मन में वैज्ञानिक रुचि थी। मैं उन्हें ना तो अस्तित्वहीन मानकर खारिज कर सकता था और ना ही उनके अस्तित्व को बिना कोई प्रश्न किए स्वीकार कर सकता था। इसलिए एक और जहां लोग उन घटनाओं को चर्चा का चटपटा मसाला बनाकर कहानियां बना रहे थे, मैंने उसके बारे में अधिक खोज करने का निर्णय लिया। सिर्फ इसलिए कि वह अप्राकृतिक थी, इसलिए जरूरी नहीं था कि वह असत्य भी हो। एक दिन मैंने और मेरे कुछ मित्रों ने कैलाश बाबू से मिलने का निर्णय किया। वह अपनी बीमारी दिल का दौरा से पीड़ित थे और डॉक्टर ने उन्हें नीचे जाने से मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने हमें अपने कमरे में ऊपर बुला लिया। बीमारी से परेशान होने के बावजूद उन्होंने उचित ढंग से हमारा स्वागत किया और भूत से अपने साक्षात्कार की सच्ची कहानी बयान की। पिछले एक पखवाड़े में वह आत्मा उन्हें 4 बार दिखाई पड़ी थी, उन्होंने बताया। सभी चारों अवसरों पर वह खिड़की से झांकी और अदृश्य हो गई। उसके आने का कोई निश्चित समय नहीं था। कभी वह आधी रात को दिखाई देती, कभी भोर में, और कभी कभी तो वह धुंधलका होने के बाद ही दिखाई दे जाती थी। चेहरा अत्यंत डरावना था। उसकी लाल आंखें भूख और लालच से चमक रही थी।
ऐसा लगता था जैसे वह कमरे में प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन मनुष्यों की मौजूदगी के कारण वह अब वापस जाने के लिए मजबूर हो जाती थी। कैलाश बाबू की कहानी ने हमें इस बात के लिए सहमत कर लिया कि उसे हमें एक बार स्वयं देखना चाहिए। उन्होंने इसके लिए बड़ी गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया। उसके बाद हमने उनके शयन कक्ष की रोजाना निगरानी शुरू कर दी। हम वहाँ सूर्यास्त से लेकर रात 10 बजे तक रहते और कई बार तो हम लोग उनके पास रात के 11 बजे तक भी ठहर जाते, परंतु हमें वह अदृश्य परछाई कभी नजर नहीं आई। और यदि वह कभी आती भी थी तो हमारे वहाँ से चले जाने के बाद आती थी, इसलिए हम उसे कभी देख नहीं पाते थे। इसके 10 दिनों बाद मेरे दोस्त ने एक एक करके आना बंद कर दिया, यहाँ तक कि शैलेन बाबू ने भी हाथ खड़े कर दिए। केवल मैं ही उनके पास नियमित आता रहा। मैं सूर्यास्त के बाद कैलाश बाबू के पास आता और रात को लगभग 10:30 या 11 बजे वापस चला जाता। इसी तरीके से एक अन्य सप्ताह भी बीत गया। मैंने भी उसके आने की आशा त्यागनी शुरू कर दी। कैसी आत्मा थी जो कैलाश बाबू के अतिरिक्त किसी अन्य को दिखाई नहीं देती थी? मुझे उनके बारे में संदेह होने लगा। तभी अचानक मुझे मेरे परिश्रम का पुरस्कार मिला। कैलाश बाबू के बारे में भी मेरा संदेह समाप्त हो गया। क्या आपने खुद आत्मा को देखा? व्योमकेश ने पूछा, जो अभी तक ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुन रहे थे। हाँ, मैंने देखा, वरद बाबू ने सत्यनिष्ठा से कहा। सचमुच? व्योमकेश ने अपनी कुर्सी पर लुढ़कते हुए कहा। उसके बाद उन्होंने कुछ सोचने के बाद कहा, क्या आप बैकुंठ बाबू को पहचान पाए? ये मैं नहीं कह सकता कि मैंने उन्हें पहचाना। वरद बाबू ने अपना सिर हिलाया। वह कोई चेहरा था, परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि वह एक इंसानी चेहरा था। वह अदृश्य होने से पूर्व कुछ पल के लिए धुंधला सा दिखाई दिया। कतई असामान्य, व्योमकेश ने टिप्पणी की। अपनी आंखों से कोई भूत देखने वाले खुशकिस्मत लोग बहुत अधिक नहीं हैं। अलौकिक चीजों के दृश्यमान होने के बारे में जितने भी मामलों का विश्लेषण किया गया, उनमें से अधिकतर में यही पता चला कि या तो वह अपवाद है या भ्रमित पहचान का मामला। व्योमकेश के बयान में अविश्वास की बू आ रही थी, इसलिए शैलेन बाबू ने फुर्ती से उनकी बात काटते हुए कहा, केवल वरद बाबू ने ही नहीं, उनके अलावा अनेक अन्य लोगों ने भी उसके बाद देखा था। यहाँ तक कि आपने भी? व्योमकेश ने पूछा। जी हाँ, मैंने भी। उन्होंने अनुक्रिया की। शायद मैं उतना साफ साफ तो नहीं देख पाया, लेकिन जितना कि वरद बाबू ने देखा था, मैंने देखा अवश्य था। उस चेहरे को वरद बाबू के देखने के बाद हम में से कुछ लोगों ने कैलाश बाबू के पास पुनः जाना प्रारंभ किया। एक दिन मैं उसकी आकस्मिक झलक देख पाने में सफल हो गया। अपनी उत्तेजना में शैलेन बाबू ने एक छोटी सी भूल कर दी थी, जिसके कारण वह उसे पूरी तरह देख नहीं पाए। वरद बाबू ने स्पष्ट किया। हम में से कुछ लोग, अमूल्य, डॉक्टर सची राय और मैं, कैलाश बाबू से बातें कर रहे थे। हम लोग उन्हें कमरा छोड़ने की सलाह दे रहे थे, इसलिए हमारा ध्यान खिड़की से हट गया। लेकिन शैलेन बाबू ने किसी शिकारी की तरह अपनी आंखें खिड़की पर ही टिका रखी थी कि अचानक चीख पड़े, वहाँ वहाँ। हम सब तुरंत खिड़की की ओर मुड़े, लेकिन कुछ अधिक देखा नहीं जा सका। शैलेन बाबू ने देखा था कि भाप का एक बादल आकार ले रहा है। इससे पहले कि वह अपना पूरा आकार ग्रहण करता, शोर मचा दिया, इसलिए वह गायब हो गया। तो कैलाश बाबू ने तो अवश्य देखा होगा, शैलेन बाबू ने कहा। क्या आपको उसका गायब होना याद नहीं? हाँ, उनका दिल पहले से ही कमजोर था और सौभाग्यवश डॉक्टर राय भी उस समय मौजूद थे। उन्होंने तुरंत उन्हें एक सुई लगाकर उन्हें वापस होश में ले आए, अन्यथा उस रात को एक अन्य त्रासदी भी हो सकती थी। इसके बाद कुछ मिनट तक हम खामोश बैठे रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों को झुटलाना असंभव था, और जब तक हम यह ना मान लेते कि वे दोनों सज्जन पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं, तब तक हम उनकी बातों को सच मानने के लिए विवश थे। फिर भी उनकी कहानी इतनी असामान्य थी कि हम उस पर कोई प्रश्न किए बिना स्वीकार भी नहीं कर सकते थे।